नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने बैठे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को सुनकर बहुत खुशी होगी। आप सब जान ही रहे हैं कि माननीय मोदी जी के बैठने के बाद देश के जो जकड़े हुए डिपार्टमेंट थे या जो जकड़े हुए चीज़ें थी, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए मोदी जी आतुर हैं और लगातार ला भी रहे हैं। वो विषय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, उस विषय से चाहे कितनी भी सरकार को तकलीफ क्यों ना हो सकता है कि ऐसे विषयों को डील करने के बाद सरकार के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, मैं सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बहुत सारे संकट के बादल मड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे कष्ट होता है। हम सब देख ही रहे हैं जुडिशल रिफॉर्म के लिए किस प्रकार किरण रिजिजू जी, माननीय जगदीप जी धनखड़ या सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार वार्ता कर रही है कि हमें जुडिशल रिफॉर्म चाहिए और जुडिशल रिफॉर्म में सबसे पहली शुरुआत होगी अपॉइंटमेंट से। एनजेएसी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने गिराया था, उसके बाद जो कोलेजियम सिस्टम की तरफ से चल रहा है, उससे सरकार के ऊपर दबाव बहुत आ गया है, क्योंकि देश पूरा ये कह रहा है कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, और रिपब्लिक डेमोक्रेटिक का मतलब बिल्कुल साफ होता है कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं करेगा या पद पर बैठा व्यक्ति अपने ही उत्तराधिकारी के लिए चयन नहीं करेगा। चयन प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी, जिसमें कि सीट पर बैठा व्यक्ति या सीट पर, चाहे वो चीफ जस्टिस की बात कही जाए या कंपेनियन जजेस की बात की जाए या कोलेजियम की बात की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात क्यों ना की जाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अपने उत्तराधिकारी का चयन स्वयं नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से सरकारी कर्मचारी जिसके पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता हो, वो अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकता। इसी विषय पर कोलेजियम के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार सवाल हो रहे हैं, लेकिन जो लोग उन पदों पर बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि हमारी सुप्रीमेसी खत्म हो रही है, व्यक्तिगत सुप्रीमेसी, किसी संस्था की सुप्रीमेसी नहीं, व्यक्तिगत सुप्रीमेसी खत्म हो रही है, तो वो उसके ऊपर वार और पलटवार चल ही रहा है। इसी बीच सरकार, जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, आपने देखा होगा कि 90% लोग ब्यूरोक्रेसी का विरोध करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ तक कि जब मैं संकल्प वगैरह के इंटरव्यू बोर्डों में बैठता हूँ, तो जो नए लड़के सेलेक्ट होकर आते हैं, जो नए बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, और हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर उनसे वार्ता करते हैं, तो उनके चेहरे से ये झलकता है, दे आर द पावर हंगर। वो देश का काम करने नहीं आए, वो पावर हंग करने आए हैं, पावर ग्रहण करने आए हैं। अब आप सोचिए कि अगर पावर लेने के लिए अधिकारी बनेगा, पावर लेने के लिए पैशन, पावर, पैसा, इन तीनों के उद्देश्य से अगर वो कोई अधिकारी बनने आ रहा है, तो वो क्या सीखेगा? मैं बहुत बार पिछले 1-1.5 वर्ष से ये कहता आया हूँ, बल्कि पहले भी, क्योंकि मैं स्वयं उन फील्डों से हूँ। जुडिशल सर्विसेज मैं स्वयं क्वालिफाई करके आया, आईएएस में का मैं स्वयं पार्टिसिपेटर रहा, इंटरव्यू तक की तैयारी तक पहुंचा, और इन विषयों पर मैं लगातार काम करता हूं। शायद पढ़ाने वाले टीचरों में मैं अकेला टीचर हूँगा देश में जिसने आईएएस का ऊपर उस लेवल तक पहुंचे, और फिर जुडिशल सर्विसेज में भी लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी दोनों में पार्टिसिपेट किया हो, फिर प्रैक्टिस करते करते अपन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हों, और फिर टीचिंग लाइन भी की हो, और जजेस प्रमोशन यानी कि सूटेबिलिटी टेस्ट, और ये जो लिमिटेड एग्ज़ाम है जिसमें जजेस लोअर से ऊपर सेशन में जाते हैं तो एक सूटेबिलिटी टेस्ट देते हैं, वो पढ़ाने वाले देश में शायद मैं अकेला हूँ, हो सकता और हूँ मेरी जानकारी में, लेकिन नहीं है, क्योंकि जजेस को पढ़ाना थोड़ा टिपिकल काम होता है जो सीट पर बैठे हों। ऐसी परिस्थिति में उस फील्ड से मैं निकल कर आया हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे संपर्क, बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेरे साथ के पढ़ने वाले लोग, ये सब अभी पोस्टों पर हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चल क्या रहा है, किस स्टेज पर क्या चल रहा है और मन में क्या चल रहा है। तो एक चीज़ जो बिल्कुल साफ समझ में आती है, आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, उसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ आपको समझ में आई होगी कि वो एक्ट्रेस ये कहती है कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम मेरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से 3 बड़ी स्टेजेस हैं, चौथी अगर जुडिशरी को मिला लेंगे तो चौथी आती है। पहली सरकार जनता चुनती है, देश जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के बीच से।
दूसरा है वो सरकार काम किससे करवाएगी, उसके लिए एक मशीनरी चाहिए होती है जिसको आप सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम देश के एम्प्लॉय होते हैं, देश की संचित निधि से पैसा लेते हैं, देश के खजाने से वो सैलरियां लेते हैं और वो परमानेंटली पोस्ट पर 25 या 30 वर्ष के लिए बैठते हैं। वो ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनको आप सिविल सर्वेंट कह लेते हैं। सिविल सर्वेंट आईएएस को भी कहते हैं, पीसीएस को भी कहते हैं, एसएससी से भर्ती होकर आता उसको भी कहते हैं, लोअर पीसीएस या और किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है वो सारे सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। वो सिविल सर्वेंट ही मशीनरी या सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम का एक स्वभाव बन गया है। 80 के और 90 के दशक में एक चीज़ हमारी फिल्मों में दिखाई गई थी कि सरकार भ्रष्ट और सिस्टम भला है। वो इंस्पेक्टर होता है, वो एसीपी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो कमिश्नर होता है, जो बड़ा ईमानदार छवि के साथ रिफॉर्म लाना चाहता है। और सिस्टम को इतना तूल पकड़ा दिया गया कि सिस्टम को ये लगने लगा कि वो उसमें भाषणबाजी होने लगी कि तुम तो 5 साल के लिए आते हो और हम 25 साल के लिए आते हैं, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, हर बार जनता के सामने जाओगे, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हारे जैसी जाने कितनी सरकारें आई और चली गई। ऐसे डायलॉग वाली फिल्में भी आई हैं। इन सब ने प्रभाव समाज में यह डाला कि जो सरकार बैठी, सरकार के साथ काम करने वाले सिस्टम के पास जब धन की वृद्धि हुई, जब उसके पास शक्ति की वृद्धि हुई, तो उसके रिश्ते नातेदार, उसके जानने वाले, उसके गांव वाले, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग प्रभावित ये हुए कि नहीं ऐसा ही हमारे साथ भी हो तो अच्छा होगा। नतीजा ये निकला कि सरकारी नौकरी, सिविल सर्वेंट की नौकरी पाने वालों में एक होड़ लग गई। उनके लिए कोचिंगें खुल गई, उनके लिए तैयारियां होने लगी, उनके सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ होने लगा, क्योंकि वो चाहिए ही चाहिए। वो जो पैशन पावर है और पैसा है वो चाहिए ही चाहिए। जब लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में वो गया तो वहां ये समझा दिया गया, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, तुम तो इस देश के ओनर हो। सरकार बनती है 5 वर्ष के लिए और उस 5 वर्ष में 1 वर्ष तक वो फूल मालाएं पहनती है शुभकामनाओं की। तब तक कोई ना कोई मिड टर्म चुनाव आ जाता है, केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव, म्यूनिसिपालिटी का चुनाव, बीच का चुनाव, आगे कुछ ना कुछ हो जाता है, उसमें चला जाता है। फिर वो उसको जब तक निपटा पाता है तब तक अगले चुनाव की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। उसको काम करने का केवल 1 से 1.5 वर्ष ही शौक रहता है और उसके अतिरिक्त उस 1-1.5 वर्ष उसको कन्विंस कर लो। दूसरी बात, चुने हुए लोग इतने क्वालिफाइड नहीं होते, वो कहीं से भी कुछ भी आ जाते हैं, समाज के बीच से आते हैं, इसलिए वो उन चीज़ों के स्पेशलिस्ट नहीं होते। जब तक वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं तब तक सरकार चली जाती है। अतः ये समझाया जाता है, ये बड़ा है, पढ़ाते समय पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज के जो सिटिंग लोग होते हैं उनके भी कई एक बोर्डों में जाता हूँ, तो वहाँ जो चुने हुए अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देते समय मैं लॉ पढ़ाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाता हूँ उनको, या उनको ज़मीन पर कैसे पावर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की इस्तेमाल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे इस्तेमाल होता है, कब पावर है, कब नहीं, कब अनुमति लेनी नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें पढ़ाते समय जब थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है ऐसे बच्चों से तो फिर पता लगता है कि उनका ख्वाब क्या है और वो वहां पढ़ाने वाले क्या सोचते हैं, वहां पढ़ने वाला भी क्या सोचता है। क्योंकि पहले से तो वो बैठकर आएगा नहीं, पावर पैशन लेने जा रहे हैं और ऊपर से वहां उसको समझा और दिया गया, तो फिर वो जब सीट पर आता है तो कुछ समय तक तो वो सिस्टम के साथ थोड़ी ईमानदारी उसको लगती है और थोड़े समय बाद वो उसी में रम जाता है और पुराना वाला नए वाले को भी अपने रंग में रंग कर वही सब करवाता है जो पिछले कई सालों से, सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। क्या हो, इस पर मैं लगातार कहता आया हूं कि सिस्टम को जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक कितनी भी अच्छी सरकार क्यों ना बैठी हो वो बहुत अच्छा काम नहीं कर सकती। मैं एक दिन प्रशांत किशोर का भाषण सुन रहा था कि उन्होंने एक नाई से पूछा बिहार में कि कैसी है सरकार, तो उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों में कोई फर्क नहीं, जब लालू की सरकार थी तब भी कोई फर्क नहीं और नीतीश की सरकार है तो भी कोई फर्क नहीं। बोले क्या? बोले अपनी भाषा में बताएंगे तो पहले गुंडे हजामत कर रहे थे, अब अधिकारी हजामत कर रहे हैं। अधिकारी से मतलब नीतीश की सरकार में अधिकारी इतना हावी है कि किसी की चल नहीं रही है, वो ही सबसे बड़ा वाला हो गया। अब वो गुंडों को भी अंदर करता है और खुद भी वही करता है जो पहले होता था। और लालू की सरकार में अधिकारी कुछ नहीं होता, गुंडे सब कुछ होते हैं। बाद में अभी कुछ अपडेट लोगों ने कहा कि अब तो लालू और नीतीश की मिली हुई सरकार वहां बन गई है, तेजस्वी और नीतीश की मिली हुई सरकार बन गई है, तो अब हजामत दोनों मिलकर बना रहे हैं, अधिकारी भी बना रहे हैं और गुंडे भी बता रहे हैं, यानी कि सामान्य आदमी की कैसे चलेगी।
तो सवाल यहां पर पैदा होता है कि जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार क्या करे जब तक सिस्टम कंफर्टेबल ना हो, ड्राइवर बहुत अच्छा हो और गाड़ी अच्छी ना हो तो कैसे चलेगी, गाड़ी गड़बड़ कर रही हो तो वो सिस्टम कैसे चलेगा। लगातार सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता थी, उस रिफॉर्म को मोदी जी लेकर आए और उन्होंने मिशन कर्मयोगी नाम से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी लागू कर दिया। मिशन कर्मयोगी में होना क्या था? कर्मयोगी मतलब जो वाकई में कर्म करने वाला हो, जो वाकई में काम करने वाला हो, वही सीट पर बैठे, जो वहां धन कमाने आया है, जो वहां पॉलिटिक्स करने आया है, वो नहीं चाहिए। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस से तो आ गया। हम सब जानते हैं, अब मैं उस रिफॉर्म की बात करता हूं कि वो रिफॉर्म सरकार ने किया क्या, और मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में ये सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ा रिफॉर्म है और रिफॉर्म होना चाहिए था। इसके अलावा अभी तो स्टार्टिंग है, इस रिफॉर्म की परिणति क्या होगी, क्योंकि वो जब ये रिफॉर्म राज्य सरकारों के बाद नगर महापालिकाओं और नगर महापालिकाओं के अलावा जिला पंचायत, इन सब में जो अधिकारी काम करते हैं उन सभी के ऊपर जब लागू होगा ये फॉर्मूला, तो फिर मुझे लगता है चरितार्थ होगा। जैसे यूएसए के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसी पोस्ट पर बैठेंगे। अगर आपको अगली पोस्ट का प्रमोशन चाहिए तो आम जनता से जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उनकी ही तरह आप भी कंपटीशन दीजिए। आप क्वालिफाई हो जाए तो प्रमोट हो जाएंगे और अगर वो क्वालिफाई होता तो आपके ऊपर बैठ जाएगा। तो इसका मतलब अगली पोस्ट पर जाने के लिए आपके वर्क कितना काम कराए ये आवश्यक नहीं, कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं ये आवश्यक नहीं, लेकिन आप उस पोस्ट के योग्य हैं ये आवश्यक है। ये मिशन कर्मयोगी के नाम से मोदी जी ने इसी तरह का एक उसका दूसरे रूप में उसको लॉन्च किया। इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एचआर काउंसिल, कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत एसपीबी। ये 4 अलग अलग चीजें उन्होंने बनाई। एचआर काउंसिल, कोऑर्डिनेशन यूनिट कैबिनेट सेक्रेटरीट की और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, और कर्मयोगी भारत एसपीबी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि सिलेबस तैयार करती है। अब देखिए, रिक्रूटमेंट हमारे यहां बहुत तरह से होता है, यूपीएससी से भी होता है, पीएससी से भी होता है, लोअर कमीशन से भी होता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे मंत्रालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं। जैसे रेलवे अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है, फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत सारे करता है। ऐसे बहुत सारे कमीशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां जो डायरेक्ट अपने यहां रिक्रूटमेंट करती हैं, अपनी वैकेंसी निकालती हैं और भरती हैं। तो आपने ये बात तो देखी होगी कि ये वैकेंसियां निकलती हैं फलाने डिपार्टमेंट की, ढिमाका डिपार्टमेंट की। इन सभी डिपार्टमेंटों से जो लोग चुनकर गए, जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनके बाद जब वो टॉप पोस्ट की बात आती है कि सरकार का सलाहकार कौन होगा, मिनिस्टर के नजदीक कौन होगा, मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीट में कौन बैठेगा, फाइनल ऑर्डर कौन होगा, तो बात ये आती थी कि भैया वो आईएएस अधिकारी होना चाहिए। अब आईएएस तो जिस मेंटालिटी से आया, मैं ये नहीं कहता कि सारे आईएएस ऐसे हैं, अगर सारे आईएएस उसी मानसिकता के होते तो सरकारें चल ही नहीं सकती थी। सरकारों को अपने मतलब के आईएएस मिल ही जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा सिस्टम ऐसा है जो आपकी बात नहीं मानता। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके नजर में आया होगा, अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही एक अधिकारी को 7 दिन के लिए जेल भेजा, 7 दिन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, क्योंकि 62 लाख रुपए के कुछ पेमेंट का ऑर्डर कर दिया और वो जनाब सो रहे थे, उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गया। 1 साल बाद कोर्ट ने कहा कि भाई इसको जेल भेजना चाहिए। उसने कहा कि माफ कर दो ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं, माफ कर दिया तो इसका मैसेज गलत जाता है, छोड़ दिया तो मैसेज गलत जाता है, तुमको तो जेल भेजा जाएगा। ऐसे ही एक अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसके बावजूद वो अपने थाने में बैठ के थानेदारी चला रहे थे और कोर्ट का ऑर्डर था उस पर, लेकिन नहीं माने तो उसका चलान उलान कुछ कर दिया, कोर्ट ने उनको भी जेल भेजा। ऐसे लोगों की नौकरी खाना, उनको जेल भेजना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये लगातार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकारी मानने को तैयार नहीं, कोर्ट की बात, सरकार की बात मानने को तैयार नहीं, कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में कई एक ऑर्डर महाराज जी के ऑर्डर से हुए हैं, जिनको महाराज जी स्वयं तो ऑर्डर करेंगे नहीं, वो तो एक दिशा निर्देश करेंगे कि भाई ऐसा करना है, उसके बाद ऑर्डर करने वाली तो सेक्रेटरीट होती है। सेक्रेटरीट में बैठा उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई है तो होता है, वो उस पर फाइनल ऑर्डर करता है और वो पास हो जाता है, महाराज जी को बता दिया जाता है, हो गया।
लेकिन वो एक अंडे वाला प्रकरण मैंने आपको बताया था, एक वक्फ कमीशन, वक्फ के सर्वे का मैंने आपको बताया था, एनिमी प्रॉपर्टी वाला आपको बताया कि किस प्रकार महाराज जी आदेश करते हैं ये करना है, लेकिन ये लोग ऑर्डर में 2 लाइन बदलकर क्या बंटाढार करते रहते हैं, ये देश भर में सभी राज्यों में देखने को मिलता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे सही किया जाए। केंद्र सरकार ने ये अब किया कि कोई भी किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आए, जरूरी नहीं यूपीएससी से आए, जरूरी नहीं पीएससी से आए, जरूरी नहीं लोअर कमीशन से आए, जरूरी नहीं कि वो एसएससी से आए, किसी भी प्रोसेस से आए, चाहे वो लोकसभा ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया हो, चाहे वो विधानसभा ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया हो। आपने देखा हो विधानसभा के मोस्टली सेक्रेटरी आईएएस नहीं होते, वो अपना रिक्रूटमेंट करके अपने प्रोसेस से अपना सेक्रेटरी बनाते हैं। तो इस तरह से कोई भी कहीं से भी आया हो, मिशन कर्मयोगी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया है, उसमें देश भर से आह्वान भी किया है कि आप कंट्रीब्यूट करिए, उस पर ऑनलाइन लेक्चर्स, क्रिएशन सब कुछ बनाया जाता है और फिर इन अधिकारियों को वो पोर्टल एक्सेस करने का राइट होता है। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद जब आपका व्यक्तित्व निर्माण हो जाए, तमाम तरह की उसमें काउंसिल्स होती हैं, तमाम तरह की काउंसलिंग होती है और सबके अपने अपने तरीके होते हैं। उसके बाद आप आइए और आने के बाद आप एग्जाम क्वालिफाई करें। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो एलिजिबिलिटी के आधार पर आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। आप नॉन आईएएस होते हुए भी अगर कर्मयोगी हैं, काम करने वाले हैं, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश के लिए काम करने वाले लोगों में हैं, तो आप उस पोस्ट पर आ सकते हैं, आपको वहां पर काम करने का अधिकार है और सरकार आपसे काम करवाएगी। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 वर्ष में, पिछले कुछ महीनों में, अभी कल ही लोकसभा में, संसद में अपना जवाब देते हुए माननीय जितेंद्र सिंह जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमने 73 रिक्रूटमेंट, 73 प्रमोशंस किए हैं सेक्रेटरीट के लिए, उसमें से केवल 33 लोग ही या 30 लोग, 33 लोग ही आईएएस हैं, बाकी के नॉन आईएएस हमने प्रमोट करके बिठाए हैं मिशन कर्मयोगी योजना के तहत। अब सोचिए कि मिशन कर्मयोगी योजना के तहत जो सीधे जो देश का काम करने वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कर सकते हैं, जो वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो वहां इंटरव्यू सेक्शन कर सकते हैं, जो वहां अच्छा कर सकते हैं, उन सबको, यानी कि मोर देन 55% लोगों को जो नॉन आईएएस हैं उनको प्रमोट करके सेक्रेटरीट में बिठा दिया, उनको प्रमोट करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, उनको प्रमोट करके उस डिपार्टमेंट की कारभार दे दिया, उनको प्रमोट करके मिनिस्टर का ओएसडी बना दिया, उनको प्रमोट करके मिनिस्टर का सेक्रेटरी बना दिया और वो काम करें। एक नए तरह का कंपटीशन देश में शुरू हुआ, एक नए तरह की बयार राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुरू की है। मुझे लगता है कि जुडिशियल सर्विसेज में और रिफॉर्म हो जाए तो ये सोने पर सुहागा हो सकता है। ये देश के लिए सबसे बड़ी योजना अब तक की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।